स्वागत आज ई मंच में सभी श्रोताओं का, दर्शकों का और विशेष रूप से प्रोफेसर प्रेमचंद जी हम्बल का। और हमारे साथ आज लकी मोहंती जी जुड़े हैं, उनका भी। ई मंच के इस टॉक शो में आज हम बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य की। भरतनाट्यम अपने आप में समृद्ध, पूर्ण और लीक से हटके क्यों और कैसे पहचान बनाकर आज पूरे विश्व में अपना अलग जगा रहा है। और मजे की बात यह है कि आज हमारे साथ लकी मोहंती जी हैं। वो ओडिसी के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा दोनों नृत्याचारों को सुनते, बात करते, और फिर मैं सवाल करूंगा। तो प्रोफेसर प्रेमचंद साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। 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 नमस्ते सर। इसके पहले कि हम अपने सवालों की श्रृंखला शुरू करें, मैं चाहता हूं कि कुछ अपने बारे में आप बताएं। मैं प्रेमचंद होम्बल, मेरे पिता श्री शंकर होम्बल और माता गिरिजा देवी होम्बल। मध्य प्रदेश में सबसे पहले भरतनाट्यम यही लोग लेकर के आए। मेरी माँ बाल्यावस्था से ही नृत्य सीखती थी और पिताजी ने हमें प्रारंभ किया। बाद में उन छात्रवृत्ति ली और क्षेत्र में उन्होंने कला क्षेत्र चेन्नई, जो रुक्मिणी देवी अरुण द्वारा स्थापित है, वहां पर शिक्षा ग्रहण की। और बाकी उन्होंने अपना पूरा जीवन मध्य प्रदेश में ही अपना पूरा योगदान दिया। और भरतनाट्यम का बीज रखने वाले और उसको वृक्ष बनाने वाले मेरे पिता ही थे। क्या बात। और यहाँ तक कि उसके विषय के रूप में भोपाल विश्वविद्यालय में उन्होंने स्थापित किया, जो आज भी चल रहा है विषय के रूप में, बीए में जी। तो और खैरा में भी जो प्रारंभ है वो उन्हीं के द्वारा हुआ। प्रारंभ भरतनाट्यम का, कथक तो वहां पहले से ही था। जी जी। ये तो मेरा परिचय है। और मैंने सन 81 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अपना कार्य प्रारंभ की और 2017 में हुआ। क्या बात है। और इस समय अपना मैंने सेवानिवृत्त कार्यकाल जो है वो काम कर रहा हूँ। मैंने सेवानिवृत्ति के बाद जो हो सकता है वो अपना योगदान दे रहा हूँ। जैसे देखिए, मैं बताऊं आपको कि कलाकार जो होते हैं वो कभी रिटायर नहीं होते। वो उनकी एक बड़ी वो है कि वो रिटायर होने के बाद और भी ज्यादा ऊर्जा के साथ वो काम करने में सबल होते हैं। और आप अभी उसी सबलता से काम कर रहे हैं और शैक्षणिक रूप से रिटायर हुए हैं, लेकिन आपका जो कार्य क्षेत्र है और कार्मिक जो गतिविधियां हैं वो सुचारू रूप से अभी जारी हैं। इसके लिए ई मंच आपका बड़ा सम्मान करते हुए आपका स्वागत करता है प्रोफेसर साहब। और हमारे बीच, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कि ओडिसी के विशेषज्ञ हमारे ई मंच के सदस्य लकी जी हैं। तो लकी जी। यस सर, नमस्ते, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। और प्रोफेसर साहब से कुछ ऐसे सवाल जो नृत्य को लेकर के है, भरतनाट्यम को लेकर के है, आप प्रारंभ करें। जी लकी जी, सुन पा रहे हैं मुझे? शायद लकी जी से संपर्क। लकी जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सर, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। हाँ, तो मैंने कहा कि आप सवालों का सिलसिला शुरू करें प्रोफेसर साहब से। यस, थैंक यू ई मंच, इतने बड़े आर्टिस्ट, बड़े गुरु को यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। और थैंक यू सर, आप इतने अच्छे से अभी सबको समझाए हमारे ऑडियंस को कि इतने बड़े गुरु आए हैं। और हम भी बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि आपको यहाँ पाके। सर, आपका नाम तो बहुत सुना है
और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपका बहुत बहुत ही नाम है, मतलब वाकई बनारस में आप ही गुरु नंबर 1 है। तो मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका ये इंटरेस्ट तो आपके पेरेंट्स के लिए हुआ, लेकिन आपको ऐसा क्या लगा भरतनाट्यम में कि जो दूसरे डांस फॉर्म और भरतनाट्यम में ज्यादा आपको रुचि हुआ दूसरे डांस के अलावा? बाल्यावस्था से ही काम करते रहे, भरतनाट्यम सीखते रहे और कोई दूसरी विधा की तरफ ध्यान नहीं गया। और उस समय आजकल जैसी सुविधाएं सीखने की वैसी सुविधाएं नहीं थी, तो घर में जो था वो विद्या मिलती गई और साथ में जो सामान्य शिक्षण है वो भी चलता रहा। तो भरतनाट्यम ही मुख्य रूप से जो है वो आया और हमारे यहाँ तो अब तीसरी पीढ़ी है, मेरी बेटी भी कर रही है जो इस समय खैरागढ़ में है। तो हम लोग चल रहे हैं, अभी पूरी पीढ़ी भरतनाट्यम के क्षेत्र में ही कार्य कर रही है। हाँ जरूर, मेरी छोटी बहन ने केलू बाबू से ओडिसी सीखा था और बहुत अच्छा करती थी। और अब वो अमेरिका में है। अरे वाह, वो पूरा परफॉर्म किया, उसको अशोक वाजपेयी जी ने स्कॉलरशिप भी दिया था ओडिसी सीखने के लिए और बहुत अच्छा करती थी। हाँ लकी जी, आपको याद है केलू बाबू के बारे में पिछले दिनों अपन ने आपसे चर्चा की थी? बहुत सर मजा आया था, आपने तो कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन मुझे पूछे थे और पूरा मेरे माइंड से मतलब डिफरेंट था वो। आपको मतलब आपसे क्वेश्चन पाके मुझे लगा आप इतना कुछ जानते हैं ओडिसी के बारे में, ये तो बहुत मेरे लिए तो एकदम स्ट्रेंज था एकदम। नहीं, असली में क्या है, मेरे पत्रकारिक जीवन में बहुत से संगीत साधकों से मेरी भेंट हुई, उनमें केलू बाबू भी थे, है कि नहीं? उनसे भी बात करने का सौभाग्य मिला मुझे, इसीलिए आपसे मैंने, हाँ बिल्कुल, जी 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 जी। उनके साथ हमारा जुड़ाव बहुत था, बल्कि कटक में जब वो रहते थे, कटक में पहले रहते थे, वहीं घर था, तो वहां पर मैं उनके साथ रहा भी हूँ। 1 महीना रहा हूँ मैं उनके साथ, मेरी बहन और हम लोग एक साथ रहे हैं। तो हमारा पारिवारिक संबंध था। क्या बात है। अच्छा प्रोफेसर साहब, लकी जी, मैं ये थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि चूंकि केलू बाबू से भी जुड़े रहे हैं और इन बहन ने भी ओडिसी की शिक्षा ली, तो मैं प्रोफेसर साहब से ये जानना चाह रहा था कि दोनों नृत्य में क्या अंतर महसूस करते हैं वो व्यक्तिगत रूप से? ये मैं भी जानना चाहता हूँ ये। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, मैं जो मानता हूँ, ये मेरी अपनी मान्यताएं हैं और मैं कुछ लिख भी रहा हूँ। मेरी मान्यता ये है कि जितने भी शास्त्रीय, या हम आजकल शास्त्रीय और लोक 2 शैलियों में विभक्त कर देते हैं, थोड़ी पाश्चात्य सोच के कारण। हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा में देशी और मार्गी, बिल्कुल बिल्कुल 2 विभाजन थे। नाट्य शास्त्र में देशी और मार्गी 2 विभाजन थे। जी जी। मार्गी जिसका मार्ग निश्चित है, जो मार्ग जो है इसका शास्त्रोक्त, शास्त्रों ने उसकी मार्ग का निश्चय किया है, निर्धारित कर दिया है। जैसे वैदिक, हाँ जैसे वैदिक मंत्र है, तो वैदिक मंत्र का उच्चारण, वैदिक मंत्र का गान इसी तरह से होना चाहिए, जो निश्चित है वो परंपरा आज भी कायम है। वैसे इसीलिए एक परंपरागत रूप से सभी नृत्य या तो देशी थे या मार्गी थे। बिल्कुल। तो उस काल में, प्राचीन काल में जो मार्गी नृत्य थे, वे सभी 2 अलग परंपराओं से आए। अच्छा। एक शिव की परंपरा थी जिसको भरत मुनि ने तांडव नाम दिया, और भरत मुनि ने एक काम किया कि 2 अलग परंपराओं को एक साथ जोड़ करके नाट्य शास्त्र में रखा। जी। एक तो परंपरा थी ब्रह्मा की, जो नाट्य की परंपरा थी, जिसको हम कहते हैं आजकल आज की भाषा में कहें तो नाटक की परंपरा। लेकिन नाटक शब्द से नाट्य पूर्ण व्याख्यायित नहीं होता। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल एकदम। तो एक नाट्य की परंपरा है। हाँ, नाट्य से ही, इसलिए मैं नाट्य का ही उपयोग कर रहा हूँ। नाट्य की परंपरा एक थी जो ब्रह्मा से आई थी, और एक परंपरा शिव की थी जो नृत्य की थी। अच्छा। हाँ, वो परंपरा शिव की आ रही थी,
जिसको बाद में नंदीकेश्वर आदि मुनियों ने, उनके गणों ने उसको आगे बढ़ाया। तो इस तरह से इन दो परंपराओं का जब मिलन हुआ, एक नृत्य और नाट्य, इन दोनों के मिलने के बाद में एक तीसरी परंपरा का विकास हुआ, वह नृत्य का था। नृत्य। अब इसमें क्या क्या अंतर है, मैं आपको संक्षेप में समझा देता हूं। नाट्य का अर्थ होता है नाट्यम तन नाटकम चैव पूज्यम पूर्व कथायुतम। नाट्य वह है जिसमें किसी पौराणिक या प्राचीन या ऐतिहासिक कथा का अलग अलग पात्रों के माध्यम से चारों प्रकार के अभिनयों से युक्त होकर के, माने आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, इन चारों प्रकार के अभिनयों से जब युक्त होता है तो वो नाट्य होता है जी। अब नृत्य वो है जिसमें भावाभिनयहीनम तु नृत्यमित्यभिधीयते। भाव और अभिनय उसमें नहीं है, लेकिन उल्लासमय तालबद्ध अंग संचालन नृत्य है। क्या बात। अब नृत्य क्या है? जब नाट्य, एक तो तालबद्ध अंग संचालन था नृत्य, और एक नाट्य था जिसमें अभिनय था। जब अभिनय और नृत्य दोनों मिल गए तो वो बना नृत्य। अच्छा। रस भाव व्यंजनादि युक्तम नृत्यमितीर्यते। रस और भाव माने रस और अभिनय, नृत्य और अभिनय का संगम हुआ और वो बना नृत्य। तो ये चार प्रकार के अभिनयों से युक्त नाट्य हुआ। नृत्य में एक अभिनय नहीं होता जी। अभी आजकल लोग बाग बहुत उसमें, माने हम कहें कि संभ्रम में है, बहुत भ्रम है लोगों में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हाँ, नृत्य में जो अभिनय नहीं होता वो है आहार्य अभिनय। क्या बात। आहार्य अभिनय नहीं होता, आहार्य अभिनय के रूप में नहीं आता। क्योंकि एक आहारी अभिनय होता, एक ही आहार्य होता है। हम पूरा नृत्य करते हैं लेकिन हमारी वेशभूषा नहीं परिवर्तित होती। लेकिन नाट्य में राम का पट्टाभिषेक, राम का अभिषेक वो राजसी वेश में मुकुट धारण करने के साथ होगा, लेकिन वन प्रवेश होगा वो जटा जूट के साथ होगा। क्या बात। तब वो नाट्य होगा, तब आहार्य अभिनय बनेगा। बिल्कुल, आहार्य अभिनय तब बनेगा जब वेश परिवर्तन होगा। लेकिन हम नृत्य करते हैं तो इसमें आहार्य अभिनय नहीं होता। अधिकांश लोग ये कह देते हैं कि इसमें वाचिक अभिनय नहीं होता, लेकिन वाचिक के अंतर्गत पशु पक्षी के शब्दों से लेकर के भाषाएं, सभी कुछ, गीत, सब कुछ आ जाता है। अच्छा, इसमें प्रोफेसर साहब जो नाट्यम शब्द जुड़ा है, भरतनाट्यम, नाट्यम शब्द जुड़ा है जो नृत्य है कि नहीं? अभी आपने उसके एक सिक्के के एक पहलू को बताया। मैं आता हूँ। ठीक। मैं दूसरे, मैं समझ गया आपका प्रश्न। जी। तो मैं उस दूसरे पक्ष को भी जी बोले। एक इसके प्राचीन जो परंपरा थी, जो दरबार में प्रस्तुत होता था, जो मराठा दरबार में, तंजौर के राजाओं के दरबार में प्रस्तुत होता था, उसको सदिर कहते थे जी। सदिर कहते थे। और जो देवदासियों की परंपरा थी उसको दासी आट्टम बोलते थे। प्राचीन नाम इसके ये थे। लेकिन 1913 में मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी करके, डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी, उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, एंटी नाच मूवमेंट कहलाया वो। और उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको पूरी तरह से बैन कर दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अच्छा। हाँ, तो उस बैन के बाद में जो तो ये क्या 18वीं सदी की बात है, 19वीं शताब्दी की बात है? नहीं, पिछली शताब्दी की बात में, 1913 की बात कर रहा हूँ मैं। 1913 की बात। हाँ। जी। तो उस समय जब ये हुआ तो जो कुछ कला के रसिक थे और कला के मर्मज्ञ थे कि ये प्राचीन कला है और इसका सम्मान होना चाहिए, जिसमें से एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, वैसे पेशे से वकील थे, ई कृष्णा अय्यर जी। उन्होंने इस पर बहुत काम किया और उसको जबरदस्ती म्यूजिक एकेडमी, जो चेन्नई की बहुत प्रसिद्ध प्राचीन संस्था है, उसमें इसके मंच पर इसको लाए
उसके लिए बहुत संघर्ष किया। और फिर उन लोगों ने, कुछ बड़े विद्वानों ने मिल करके इसका नाम भरतनाट्यम रखा। अच्छा, प्राचीन नाम नहीं है भरतनाट्यम। ओहो। हाँ, और भरत से यहाँ तात्पर्य आचार्य भरत मुनि नहीं है। भरत से तात्पर्य है भ से भाव, र से राग, त से ताल। अच्छा, तो ये इसी क्रम में ये भी बता दें कि इसका नाम भरतनाट्यम क्यों रखा गया? उस समय दक्षिण में परंपरा थी कि कोई भी कार्यक्रम होता था वो नाट्य कार्यक्रम ही कहलाता था। अच्छा, नाट्य प्रस्तुत हो रहा है वहां पे। गायन, वादन, नृत्य जब तीनों साथ में होता था तो वो नाट्य कहलाता था। अच्छा। जब जहां पर किसी मंच पर गायन भी हो रहा है, वादन भी हो रहा है, नृत्य भी हो रहा है, तो वो नाट्य कहते थे। और देखिए आप पुराने इसमें जैसे जो प्रेक्षागृह बने हैं उसमें नाट्य मंडप, रंग मंडप, इस तरह के नाम दिए गए। तो नाट्य से तात्पर्य यह है कि कुछ सांस्कृतिक गतिविधियां जो शास्त्रोक्त परंपरा से चल रही हैं। जी जी जी। तो नाट्य, इसलिए वो भरतनाट्यम उन लोगों ने जोड़ दिया। बल्कि हमारे इसके एक बहुत बड़ी विद्वान है डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम जी, जिन्होंने करण और अंगहार पर बहुत कार्य किया है। उन्होंने अपने नृत्य को भरतनाट्यम कह करके सीखा, उन्होंने भरतनाट्यम ही था, लेकिन उन्होंने जो अपना करण अंगहार को मिला के जब किया तो उन्होंने इसको भरतनाट्यम नहीं नाम दिया, उन्होंने अपने नृत्य को नाम दिया भरत नृत्यम। अच्छा, भरत नृत्यम नाम दिया। सर मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। मतलब जैसे बोलते हैं कि ओडिसी सबसे पुराना डांस है, सबसे ओल्ड फॉर्म ऑफ डांस फॉर्म, मतलब जितने सारे भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक्चुअली ओल्ड क्या है, ओडिसी है या भरतनाट्यम है? क्योंकि दोनों मंदिर वाला डांस है, टेम्पल डांस है। तो आपका व्यू क्या है? कोई भी ओल्ड न्यू है। आज तो हमें दिखाया देता है ये सब 16वीं 17वीं शताब्दी के बाद ही डेवलप हुए। अच्छा, डेवलपमेंट हुआ, लेकिन जो हम लोगों को डेवलपमेंट, लेकिन प्राचीन जो परंपरा, इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। प्राचीन जो भी परंपरा हम लोगों को देखने को मिलती है, चाहे आप शिल्प देख लें, माने मूर्तियां देख लें, मूर्तियों में, प्रतिमाओं में पूरे देश में एक रूपता है। एक रूपता है कि नहीं? पूरे देश में जो प्रतिमाएं हमको मिलती हैं मंदिरों में, जगह जगह, उनमें एक रूपता है। लेकिन उस एक रूपता में भिन्नता कहां आती है? भिन्नता आती है वो प्रस्तर की, पत्थरों की। पत्थर कौन से उपयोग में लिए गए हैं? पत्थर तो उसी मिट्टी के बने होंगे जहां पर बोल है। जैसे अब गुजरात में है सोमनाथ मंदिर है, वहां पे वहीं का पत्थर लेकर के बनाया, कहीं दूर से पत्थर ला करके नहीं बनाया। दक्षिण का मंदिर है, वहां पे वहां के पत्थरों का उपयोग किया। तो पत्थरों की जो अपनी क्वालिटी होती है, वैसे ही उस रीजनल क्वालिटी के कारण, रीजनल माने जिसको हम कहें कि लोक संस्कृति के कारण, इनमें भिन्नता आती गई। ये भिन्नता जो है, ये भिन्नता, इसमें सदियां लगी हैं। परंपराएं प्राचीन है। मैं तो मानता हूं कि इनका उद्भव जो है वो मनुष्य के शरीर के साथ ही हुआ है। भाव की अभिव्यक्ति पहले अंग से हुई है। बच्चा भी रोने के पहले हाथ हिलाता है, तब मुंह खोलता है, हाथ पैर हिलाता है, तब वो रोना शुरू करता है। तो आंगिक जो उद्भव है वो प्राचीन है, और उसका जो विकास होते होते वो अलग अलग बट करके अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के सदियां लगी हैं। सदियों के बाद में हमें आज वर्तमान रूप मिलता है। समानता होते हुए भी सब अपने आप में अलग हैं, और सब अलग होते हुए भी सब में एक रूपता भी है। क्या बात! ये इसको समझना पड़ेगा हमें, इसमें बहुत नहीं, लकी जी ने भी जो बात कही है एकदम बेहतर बात कही है। लेकिन यदि मैं नृत्य के रूप में किसी चीज को जानता हूं तो सबसे पहले मैं तांडव को जानता हूं। तांडव नाम सुनता हूं, तांडव है ना, तांडव हम नाम सुनते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जब एक नाट्य रूप में शिव की एक और मूर्ति है
है कि नहीं, जो वो नाट्य रूप में है, वो तांडव नहीं है, है कि नहीं, मतलब हाँ वो हाँ वो जो है वो तांडव नहीं है, लेकिन वो नृत्य है, लास्य। हाँ वो भी नृत्य है, जो मैं देख पाता हूँ उसको, तो मुझे ऐसा लगता है। और अभी लकी जी, इन्होंने प्रोफेसर साहब ने जो बात कही ब्रह्म और शैव परंपरा की बात कही, तो मैं नृत्य में डॉक्टर इनसे प्रोफेसर साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि नृत्य में एक शैली ब्रह्म की आपने बताई और दूसरी शैली शैव की बताई, लेकिन शिव की बताई, एक शैली वैष्णव की भी है। मैं जानना चाहता हूँ वो वैष्णव शैली कौन सी है? ऐसा है कि वैष्णव संप्रदाय जो है ये भी प्राचीन काल से है और भजन कीर्तन की वैष्णव शैली रही है। एकदम एकदम। और हाँ, और उसी परंपरा में भजन कीर्तन की शैली में ही जो आनंद से जो करते थे वही वैष्णव परंपरा बनी जी। और उसी वैष्णव परंपरा में बहुत से कला भी उत्पन्न हुई, बहुत से नृत्य और नाट्य ये सब उत्पन्न हुए जी। इसमें एक चीज ये है कि तांडव की जैसे आपने बात कही, तांडव में अभी भी इसमें भी बहुत सारे भ्रम है लोगों में जी। और वो भ्रम मैं आज कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा कि दूर करूं। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत स्वागत। तांडव वो इसलिए कहलाया क्योंकि तंडु मुनि ने सिखाया। अच्छा। हाँ, भरत मुनि को तंडु मुनि ने सिखाया, इसलिए वो तांडव कहलाया। अच्छा। और तांडव जो है वो उसमें लोग ये समझते हैं कि तांडव माने सिर्फ उग्र रूप है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, तांडव में सिर्फ दो ही उग्र हैं। हाँ, इसमें जो मुझे भ्रम हो रहा है मैं थोड़ा सा आपके सामने लाना चाह रहा हूँ। जैसे तांडव मुनि ने सिखाया, उसको हम तांडव हमने कहा, है ना? लेकिन भरतनाट्यम से कोई संबंध भरत मुनि का नहीं रहा, फिर भी उसको भरतनाट्यम कहते हैं। तो क्या तांडव मुनि तो नहीं, तांडव मुनि तो बहुत बात के हैं, लेकिन शिव जो तांडव करते हैं वो शास्त्रों में लिखा है। वो तांडव नर्तन का जो मैं पढ़ पाता हूँ वो शास्त्रों में है, तांडव नृत्य, शिव का तांडव, है ना? तो इसको कैसे हम तंडु मुनि का नहीं, ऐसा है कि मुनिना स्वगणाग्रण्या भरत आयन यदीदिशत, शिव के प्रमुख गण थे तंडु, उन्होंने भरत को सिखाया। शिव के प्रमुख गण थे नंदी, तंडु, भृंगी। तो तंडु जो थे उनके तो तंडु मुनि जो थे वो उनके शिष्य थे, शिव के शिष्य थे, शिव के भगवान शिव के आशुतोष के। तो उन्होंने ही शिव से ही ये परंपरा शिव से ही प्राप्त किया, ना कि तंडु मुनि से नहीं आई। सिर्फ भरत को सिखाया, तांडव मुनि ने सिखाया, इसीलिए वो तांडव कहलाया। नहीं ठीक है, लेकिन ये जो तांडव शैली है या ये तांडव नाम जो शास्त्रों में हमको मिलता है वो शिव से मिलता है, न कि तंडु मुनि से मिलता है। ये बाद में हुआ। नहीं, लेकिन ये प्रचार बाद में ही हुआ है, पहले नहीं हुआ। पहले ये सिर्फ नृत्य कहलाता था। अच्छा, दूसरा शास्त्र में, नाट्य शास्त्र में कहीं पे भी शिव के नृत्य को नृत्य ही कहा है, नृत्य नहीं कहा। और नृत्य जो है, ये नृत्य शिव के तांडव को लेकर के एक और भ्रांति है कि सब कुछ जो है वो उग्र है, उग्र है, उग्र है। नहीं, ऐसा नहीं, दो ही तांडव हैं। एक संहार तांडव है, एक संहार तांडव है, और दूसरा है त्रिपुरदाह तांडव। ये दो ही उग्र हैं, बाकी सब आनंद के हैं, संध्या नर्तन आनंद में है। सर, तो थोड़ा सा तांडव के जो 7 प्रकार के तांडव है उसके बारे में एक लाइन बस बताइए। तो सारे 7 वही तो मैं बता दे रहा हूँ ना कि जो तांडव जो है उग्र तो दो ही है, त्रिपुर तांडव और संहार तांडव। जब वो संहार करते हैं उस समय का एक तांडव, और त्रिपुरदाह जब करते हैं वो तांडव। बाकी गौरी समेत तांडव, उमा समेत तांडव, और संध्या तांडव, ऊर्ध्वपाद तांडव, आनंद तांडव, ये सब तो आनंदमय है। सर, ऊर्ध्वपाद तांडव मतलब क्या है? एक पैर में? ऊर्ध्वपाद तांडव जब वो एक पैर ऊपर उठा देते हैं, एक पैर ऊपर उठा लेते हैं। हाँ,
उसकी कथा है, बड़ी बड़ी लंबी कथा है उसकी। जी सर, वो जो तांजावर में जो नटराज मंदिर है, वही सारे शिव जी का सारे तांडव वहीं पर है। नटराज का कंसेप्ट भी बहुत बाद में आया है, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। नटराज का कंसेप्ट जो है, नटराज की विचारधारा बहुत बाद में आई है। ये हाँ, ये 6वीं शताब्दी के बाद की है, लेकिन जो भरत मुनि के इसमें है, वहां पे शिव है, वहां पे नटराज नहीं है, वहां पे कोई नटराज नहीं है। और कई शास्त्र ग्रंथों में सिर्फ शिव है या शंकर है, जो भी उनके शिव के नाम है वो है, नटराज नाम नहीं है। नटराज बाद में आया, और खैर ये कलाकारों ने अपना एक देव बना लिया। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि भरत मुनि हमारे देश में जिंदा नहीं है, लेकिन थाईलैंड में आज भी भरत मुनि की पूजा की जाती है। बिल्कुल। जुलाई के महीने में वहां पे अपने गुरु को भरत के स्थान पे बैठा करके उनकी पूजा करते हैं, और सारे विद्यार्थी नृत्य करते हैं। क्या बात, ये परंपरा हमारे यहाँ भी प्रारंभ होनी चाहिए। हाँ, माने इस जम्बू द्वीप में प्रारंभ हुई थी, और जम्बू द्वीप से जो फैली है, तो सब जगह पे वो परंपरा चल रही है। इसीलिए तो सब जगह पर अलग अलग चीजें होते हुए भी हम तो ये कहेंगे कि मनुष्य की बुद्धि का कमाल है कि इतने छोटे से शरीर, 2 ही हाथ, 2 पांव, 2 आंख, और ये इतना मुंह लेकर के इतनी विविधता विश्व में पैदा कर दी है। पूरे विश्व में देखिए कितनी विविधता है, विविध परंपराएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कंठ वही है। भारत में ही हम लोग 3-4 प्रकार के शास्त्रीय गायन सुनते हैं। वही शास्त्रीय गायन जो है, हम दक्षिण में चले जाएं तो उसका स्वरूप भिन्न हो जाता है स्वर वही सारेगामापा, और उत्तर में आते हैं तो भिन्न हो जाता है, पूर्व में चले जाते हैं तो भिन्न हो जाता है, पश्चिम में जाते हैं तो भिन्न हो जाता है। राग वही है, लेकिन उस राग का स्वरूप अलग अलग कलाकार के इसमें अलग अलग दिखता है। वही चीज नृत्य के साथ भी है। बराबर। तो परंपराएं प्राचीन ही शुरू हुई, लेकिन वो परंपराएं स्थान की भिन्नता कारण अपना अपना स्वरूप बदलती गई। बिल्कुल, लेकिन उनमें सदियां लगी हैं, मूल एक ही जगह से प्रारंभ हुआ। जी, इसी भिन्नता को लेकर के बोली और पानी में भी भिन्नता की बात कही गई है कि कोस कोस में पानी बदल जाता है, पानी बदल जाता है, और हर 10 कोस में बोली बदल जाती है, बोली बदलती है। आप देखिए, मतलब जो भी बोली हो, जो भी भाषा हो, वो प्रोनाउंसिएशन है वो बदल ही जाता है। उससे पता चल जाता है कि ये जो भिन्नता ये शाश्वत है, लेकिन चीज वही है। जैसे आपने बताया कि प्रस्तर के कारण नृत्य की शैली जो है वो बदलती गई, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रस्तर का हुआ। ओडिसी भी वही है, भरतनाट्यम का वही भी यही है, और प्रादुर्भाव भी लगभग वही होंगे, जो मतलब इसके लगभग सब एक साथ, माने एक ही रहा होगा, एक रूप रहा होगा, लेकिन बढ़ते बढ़ते वो अलग अलग स्वरूप लेता चला गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ प्रोफेसर साहब, अभी जैसे आपने परंपरा की बात कही कि शिव परंपरा और ब्रह्म परंपरा की, तो ऐसे मेरी एक बुक आ रही है, पत्रकारिता की तलाश, उसमें मैंने नृत्य को लिया है और उसमें मैंने कथक को लिया है, और उसमें मैंने ये बताया है रिसर्च करके कि विश्वमोहिनी का रूप लेकर के भगवान विष्णु ने जो नृत्य किया था, दरअसल वही कथक है। हाँ, उसमें बहुत सारी बातें, वैज्ञानिक बातें भी आई हैं कि कथक की में जो आमद से लेकर के तमाम सारी चीजें हैं, उससे भगवान शंकर के प्राण बचे। भगवान शंकर ने उनको वरदान दे दिया था, जिस असुर ने उनको ही भस्म करने का सोचा, तो फिर तो फिर इन्होंने नृत्य किया। तो नृत्य क्या था? तो वही वो कथक वाला ही स्वरूप है। जब कथक को हम पढ़ते हैं, जब मैं राजा चक्रधर सिंह को पढ़ रहा था और उनकी शैलियों को जब समझ रहा था, तो मुझे लगा यार ये कथक जो है, तो ये तो वही वैष्णव परंपरा है, जिसको मतलब आते जाते ये सारी चीज करते हैं। खैर ये बात यहाँ की नहीं है, मतलब इसको हम यहाँ उसको नहीं करते हैं, लेकिन अभी मेरी पुस्तक अभी 10-15 दिन में लॉन्च हो रही है, उसमें मैंने ये बात कही है कथक को लेकर के कि ये भगवान विष्णु से प्रारंभ हुई, जब वो भगवान शंकर के प्राण बचाने के लिए जो उन्होंने नृत्य किया। जैसे भगवान शिव ने नृत्य किया, वो तांडव नाम हुआ, लेकिन उस समय जो उन्होंने नृत्य किया तो उसका क्या नाम है? उसका कोई नाम नहीं है। तो कहीं ये कथक तो नहीं, क्योंकि बिल्कुल वैसे ही है। उसका नाम है उसका नाम नाट्य शास्त्र में आता है, लेकिन वो नृत्य के रूप में नहीं आता, वो आता है वृत्ति के रूप में। हाँ,
तो उसको हमने नृत्य के रूप में आता है। जैसे कथक में बोलते हैं, हाँ, कहते कहते बात करते हैं, वो करते हैं, फिर भाव दिखाते हैं। बहरहाल इसमें लकी जी और कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ सर से कि सर जैसे ओडिसी में हमारा घराना है, जो ग्रेट गुरुज हैं, 3 गुरु का घराना है, 4 गुरु का घराना है, वैसे भरतनाट्यम में भी वैसे ही घराना है। और कौन कौन गुरु मतलब सबसे सीनियर गुरु हैं जो कि डेवलप जब इंडिपेंडेंस डे के मतलब इंडिपेंडेंस के पहले जो डेवलप किए हैं भरतनाट्यम? बहुत पुराना 17वीं शताब्दी से मिलता है घराने। बानी इसको कहते हैं, हमारे यहाँ दक्षिण में बानी कहलाता है। तो हमारे यहाँ अलग अलग, जैसे गांव के नाम से, जैसे लखनऊ घराना है, बनारस घराना है, जयपुर घराना है, वैसे ही गांव के नाम से है। एक घराना मैसूर घराना है, एक घराना तंजौर घराना है, बानी हम लोग कहते हैं। और एक बानी है पंदनल्लूर की। और अब तो कला क्षेत्र को भी एक घराना मानने लगे हैं, क्योंकि 70 साल हो गए उसको, उस संस्था को 70 साल से ऊपर हो गया, तो उसको भी एक घराना मानने लगे हैं। और वड़ूर रामैया पिल्लई का अपना एक परंपरा है। तो खैर इनमें भिन्नता बहुत अधिक नहीं है। आज के समय में इनमें बहुत अधिक अंतर देखने को नहीं मिलता। प्राचीन काल में देखने को मिलता था, लेकिन अब नहीं मिलता, क्योंकि अब सब लोग लगभग एक दूसरे को देख करके अपने आप को सुधारते चले जा रहे हैं और समझते भी जा रहे हैं, और समझते भी जा रहे हैं कि हम भिन्न नहीं हैं, भिन्न नहीं है। बिल्कुल तांजावर स्टाइल भी एक है सर, तांजावर स्टाइल बोलते हैं उसको भरतनाट्यम। कौन सा? तांजावर स्टाइल ऐसे भी बोलते हैं। तंजावुर, वही तंजावुर बोला ना, तंजौर। हाँ वही घराना, तंजौर घराना, तंजावुर वही बोला मैंने, तंजौर। जो सबसे फेमस घराना कौन सा है सर? शिवानंद वडिवेलु, उन लोगों से प्रारंभ हुआ। जैसे हमारे यहाँ गुरु केशव महापात्रा का घराना, गुरु माधर राउत का घराना सबसे फेमस है, वैसे ही आपकी उससे पहले पंकज चरण दास जी थे। हाँ, वो तो आदि गुरु है, उन लोगों के गुरु सबसे आदि गुरु पंकज चरण दास जी थे। पंकज चरण दास थे। तो आपके यहाँ वैसे कोई नंबर 1 घराना वैसे कुछ है? रुक्मिणी देवी अरुंडल जी का कुछ ऐसा ये तो ऐसा है ना, लड़ाई कराना होगा। ये ठीक नहीं है। हम नहीं, ये राजनीति है ये सब। नहीं, अब अलग बात है, राजनीति ओडिसी में ऐसा घराना है तो मैंने पार्टी में घुस जाते, लेकिन हम लोग नहीं। नहीं, हर गुरु अपने घराने में, हर गुरु बड़ा है और कोई भी गुरु छोटा नहीं है, लेकिन सबकी अपनी एक विशिष्टता होती है। जैसे मायाधर जी की अपनी एक विशिष्टता है, केलू बाबू की अपनी एक विशिष्टता है, पंकज चरण जी की बहुत विशिष्टता है, अलग अपनी शैली है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी अपनी अपनी वो शैली है। तो सबकी अपनी अपनी विशेषता वो उसमें झलती है। एक ही गुरु के शिष्यों में जो प्रारंभ में सीखे उनमें और जो सबसे आखिर में सीखे उनमें अंतर पाया जाता है। बिल्कुल पाया जाता है कि नहीं? बिल्कुल पाया। ये अंतर जो है जब एक घराने में दिखता है तो एक घराने से दूसरे घराने में अंतर दिखेगा ही। लेकिन मुझे जो लगता है कि आज जो यंग जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, ये बहुत होशियार है और ये दूसरे बानी की जो अच्छाइयां हैं उनको अपना लेते हैं और अपनी बानी की जो कमियां हैं उसको दूर कर लेते हैं। तो आज मुझे तो अंतर नहीं दिखाई देता। बहुत बढ़िया, न्यू जनरेशन। बिल्कुल। सर जैसे भरतनाट्यम साउथ का डांस है, कुचिपुड़ी साउथ का डांस है, तो मतलब थोड़ा सा सिमिलर नहीं लगता है? जैसे भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी कभी कभी कंफ्यूजन होता भी है। जो जनरल ऑडियंस किसी भी डांस को देखेगी तो भरतनाट्यम ऐसे सोचता है, तो क्या सर स्पेशलिटी है भरतनाट्यम में कि जो दूसरे डांस मतलब दूसरे से पूरा अलग है? क्या मेन थिंग है भरतनाट्यम में जो पता चलेगा हम लोग को कि ये भरतनाट्यम है? ये नहीं, पता तो लगता है। पहली चीज तो ये है कि कुचिपुड़ी नाट्य था। कुचिपुड़ी नाट्य था, पूरा एक ड्रामा था जो कुचिपुड़ी गांव में होता था और वहां के सभी ब्राह्मण परिवार के लोग इसको करते थे। आज भी ये परंपरा मानी है कि हर परिवार से एक व्यक्ति को कुचिपुड़ी करना ही है, वो नाट्य करना है।
उस नाट्य में जो है अलग अलग प्रकार के नृत्यों का प्रयोग होता था। उन नृत्यों को लेकर के ही फिर कुछ लोगों ने उसको आगे बढ़ाया और कुचिपुड़ी का वो दिया। और कुचिपुड़ी भी बहुत प्राचीन परंपरा है, इसकी परंपरा ये नहीं है, माने बहुत नई परंपरा है ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ इसको एकल स्वरूप जो है वो प्रदान किया गया। लेकिन उसमें भी अभी कम से कम समझ लीजिए कि 80 साल तो हो गए, 80 साल हो गए उसको परंपरा को चलते हुए। लेकिन कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम में अंतर जो है उसके नृत्य पक्ष में है। अभिनय पक्ष में हस्तों का उपयोग लगभग सभी वही है। हस्त जो है वो चाहे ओडिसी हो या भरतनाट्यम हो या कुचिपुड़ी हो या कथक हो, मणिपुरी हो, ये लोग अधिकांश जो ग्रंथ हैं वो एक ही ग्रंथ का उपयोग करते हैं, अभिनय दर्पण। थोड़ा सा उनके अपने जैसे रीजनल शैली के हिसाब से, हम देशी परंपरा के हिसाब से कुछ लोगों ने कुछ हस्त जोड़ दिए और कुछ जगहों पर कुछ हस्त छूट गए। तो इस तरह से थोड़ा भिन्नता होती गई, लेकिन हस्त लगभग समान है। और परंपरा जो मूल ग्रंथ है वो अभिनय दर्पण को ही वो करते हैं। मैंने जो शिव और ब्रह्मा की बात की थी, उस परंपरा में नाट्य शास्त्र जो है वो ब्रह्मा की परंपरा का ग्रंथ मान सकते हैं और अभिनय दर्पण जो है शिव की परंपरा का ग्रंथ है, क्योंकि उन्होंने नृत्य के लिए जो उपयोगी हस्त हैं उन्हीं का वर्णन किया है। ये अंतर हम लोग को समझना पड़ेगा। सर जैसे पहले तो कलाकारों को समझना होगा, तब हम लोग। हाँ बोलो बेटा। सर आपके ओडिसी के बारे में आपको बहुत पता है, क्योंकि आपकी डॉटर ओडिसी डांसर है और गुरु केलशरण महापात्रा जी से सीख चुकी है। नहीं डॉटर नहीं, मेरी बहन, छोटी बहन। सॉरी, आपकी छोटी बहन। तो छोटी बहन, मेरी छोटी सिस्टर जो इस समय शिकागो में है। वाह ग्रेट सर। तो जैसे चौक त्रिभंग ओडिसी का मेन पोस्टर है, हम मैक्सिमम भंगी उसी में करते हैं, मतलब ओडिसी का जो भी भंगी है मेन भंगी चौक त्रिभंग को करके करते हैं। वैसे भरतनाट्यम में भी वैसी भंगिमाएं हैं, अलग अलग उसका नाम है या फिर मेन भंगी मेन बिल्कुल है, स्टेप्स क्या है? हाँ सर वो थोड़ा सा बताएं। ऐसा है कि जो चौक का मतलब अर्थ क्या होता है? चौकोर, स्क्वायर। चौक का अर्थ स्क्वायर होता है ना, इसका शास्त्रोक्त नाम है आयत। हम लोग आयत बोलते हैं, आयताकार बोलते हैं। तो आयत एक मंडल है, 10 प्रकार के मंडल हैं जो अभिनय दर्पण में दिए गए हैं। इन 10 मंडलों का उपयोग सभी शास्त्रीय नृत्य करते हैं, लेकिन किसी में प्रमुखता खड़े रह करके है, किसी में प्रमुखता अर्ध बैठक की है और किसी में प्रमुखता पांव अलग करके। अब चौकोर कैसे बनता है? भरतनाट्यम में जो पांव में चौकोर बनता है वो ऐसे ऐसे बनता है ना, ऐसे बनता है। और ओडिसी में चौकोर बनता है, यहाँ पे भी स्पेस होता है, ये चौकोर बनता है, ये स्क्वायर बनता है, ये यहाँ स्पेस है बीच में। कथकली में भी वही है, कथकली में भी जो करते हैं तो पांव दूर रखते हैं, वो स्क्वायर ऐसा बनता है। कुचिपुड़ी में भी वही जो भरतनाट्यम का है। तो बेसिक पोस्चर्स जो है वो वही है। पूरा घुटने के पंजे के बल बैठते हैं, उसको मुड़मंडी बोलते हैं। जो चौक आयत मंडल है उसको तमिल में अरमंडी बोलते हैं। तो ये मेन बेसिक पोस्चर्स जो है वो थोड़ी बहुत भिन्नता होगी, लेकिन है वही जो अभिनय दर्पण और नाट्य शास्त्र से लिए गए। सर जैसे भरतनाट्यम का म्यूजिक कर्नाटकी म्यूजिक है, तो एक्चुअली मुझे जानना है स्पेशली, तो पहले कर्नाटकी म्यूजिक बना या पहले भरतनाट्यम डांस बना? क्योंकि म्यूजिक के हिसाब से ही डांसर डांस करता है। तो फर्स्ट क्या ओरिजिन हुआ? म्यूजिक कर्नाटकी म्यूजिक का ओरिजिन फर्स्ट हुआ या भरतनाट्यम डांस हुआ, या इससे भी पहले और कुछ था? मतलब भरतनाट्यम डांस का म्यूजिक डिफरेंट था, ये बस इसके बारे में। हम संगीत की बात करें, गान की बात करें, तो नाट्य शास्त्र में गान के बहुत से प्रकार बताए गए हैं और उन प्रकारों में जो प्रकार बताते हैं उनमें कुछ प्रकार ऐसे हैं जिनका विकास होता गया, लेकिन आज जो हम लोग जानते हैं ये परंपराएं, इनका विकास 12वीं 13वीं शताब्दी के बाद ही हुआ है। भिन्नता जो है वो अमीर खुसरो के आने के बाद ही हुआ है, उसके पहले नहीं थी। उसके पहले शायद संगीत की परंपरा लगभग एक सी थी, वो स्थानीय
भिन्नता के कारण, देशी के कारण थोड़ा बहुत उसमें वो प्रचार अलग होगा, लेकिन मूलतः एक ही था। बाद में ये दाक्षिणात्य और उत्तरीय ये दो भागों में विभाजित हो गया। लेकिन चूंकि दक्षिण में ज्यादा प्रचार हुआ दासियाट्टम का, उसलिए उसके साथ जो गान प्रयोग हुआ वो दक्षिणी संगीत था, कर्नाटक संगीत था। और कथक और इसके साथ वो हुआ। ओडिसी में जो संगीत का उपयोग होता है, राग तो दक्षिण भारतीय होते हैं, लेकिन उसके गाने की शैली जो है वो उड़ीसा की अपनी खासियत है, वो अलग चीज है। लेकिन उत्तर भारतीय शैली ऐसा भी चल रहा है कि ओडिसी गाने को भी शास्त्रीय मान्यता देने के लिए यहाँ पर उड़ीसा गवर्नमेंट में एक लेटर, लेकिन शैली भिन्न है। लेकिन रागों के नाम जो है दक्षिण भारतीय राग है, क्योंकि उधर आंध्र से और तेलंगाना से और दक्षिण से बहुत संबंध जुड़ा हुआ है उड़ीसा का। बिल्कुल ये सामुद्रिक, सामुद्रिक उससे बिल्कुल पूरा वो संबंध है। बिल्कुल एकदम सही। मैं और एक क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूँ आपको। जैसे आजकल बहुत प्रयोग हो रहे हैं, जैसे बॉलीवुड में हो या मॉडर्न में हो, भरतनाट्यम के डांस पोस्टर्स को लेके वो लोग मतलब मॉडर्न म्यूजिक में, वेस्टर्न म्यूजिक में वो कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते, मतलब आप इसमें आपका राय क्या देना चाहते हैं? ये ठीक है? राय तो नहीं दूंगा, क्योंकि मैं उनको राय देने वाला कोई होता नहीं हूँ। नहीं सर, एक बात, लेकिन एक बात कहूंगा जरूर। जी जी, मैं आपकी एक बात से बड़ा मैं गौरवान्वित हुआ, प्रसन्न भी हुआ। लकी जी का जो प्रश्न है वो इसलिए भी है कि अभी जो प्रयोग हो रहे हैं और आपने नई पीढ़ी की प्रशंसा की कि आज नई पीढ़ी जो है वो किस तरह से विराट हृदय वाली है, वो हर चीज को आत्मसात करती है और जो सही चीज है उसको सार सार को गही करी थोथा दे उड़ा है। आज एक्सपेरिमेंट का युग चल रहा है ना, ये जो मंथन चल रहा है आज, इसका भी उसका भी और जो सही है उसको लेने का एक ये चीज भी आ गई है लकी जी, ये बात भी आई हुई है जो आप जो सवाल कर रहे हैं ना। लेकिन थोड़ा सा आपसे प्रोफेसर साहब से मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था, क्योंकि आप तटस्थ न हो इस प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि आप उत्तर दें। लकी ने जो प्रश्न किया है, मैं उत्तर दूंगा, लेकिन मैं उनको सलाह नहीं दे सकता। कहने का मतलब सलाह भी देंगे सर, एक्सेप्टेबल है, बिकॉज आप सीनियर गुरु हैं, तो आपसे सलाह भी हमको मिलना चाहिए यंग जनरेशन को। देखिए, धर्म संस्कृति एक विकास है, ये परंपरा एक विकास है। तो यदि हम प्रारंभिक आंगिक अभिनय को देखें, जैसे प्रारंभिक अभिनय, आंगिक अभिनय को यदि हम नाट्य शास्त्र में देखते हैं, तो जो कटि भेद हैं, वो कटि भेद आज मैक्सिमम उपयोग में आ रहा है। आज के डांस में 6 प्रकार के कटि भेद बताए गए हैं, उन सबका उपयोग आज के नृत्यों में जो बॉलीवुड डांस कहें या जो वेस्टर्न डांस कहें, ये सब में आज उपयोग में आता है। तो शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई बिल्कुल जितना मूवमेंट शरीर से हो सकता है, जितने प्रकार के हो सकते हैं, वहां से शुरू हुआ। वो बहुत क्रूड था, जिसको हम कहें कि बिल्कुल रॉ मटेरियल था। रॉ मटेरियल से विकास हुआ, और विकास किससे हुआ? उसमें जब हम एस्थेटिक सेंस डालते हैं। जब तक एस्थेटिक सेंस नहीं होगा, सौंदर्य, जिसको हम कहें कि कला में सौंदर्य पक्ष नहीं होगा, वो कला नहीं। सौंदर्य बोध, बिल्कुल। सौंदर्य बोध जो है, सौंदर्य बोध ने कला का विकास किया, और ये सौंदर्य बोध जो है सदियों तक चला। तो परिष्कृत होते होते जो रॉ मटेरियल था, वो परिष्कृत होते होते आज हमें शास्त्रीय नृत्यों के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। वो परिष्कृत है, उसमें सौंदर्य बोध है। लेकिन इस सौंदर्य बोध को छोड़ करके हम फिर यदि वापस उसी क्रूड पे जाएंगे तो सौंदर्य बोध समाप्त हो जाएगा। नहीं, लेकिन अभी जो सौंदर्य बोध की वृत्ति, मनोवृत्ति विकसित हो रही है पाश्चात्य को लेकर के,
वो बड़ी विचित्र सी हो रही है। बिल्कुल आधे अधूरी की स्थिति है, नहीं ना उधर के हैं ना इधर के हैं। वो कौन सा सौंदर्य बोध है, वो समझ से परे है। तो इस बारे में आप जरूर कहें, हाँ इस बारे में आप जरूर कहें कि वो जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, फिल्मों में हो रहे हैं, स्टेजेस में हो रहे हैं और भी सभी जगह हो रहे हैं, इसका दुष्परिणाम क्या होगा आगे चल करके, यदि आज की पीढ़ी इस बात को नहीं समझेगी तो। सही में सर। हाँ नहीं, बहुत जल्दी समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा ना कि इनके बौद्धिक क्षमता हम लोग जहां पहुंच चुके हैं वहां से आगे विकसित हो रही है, हम लोग जहां समाप्त करने जा रहे हैं वहां से आगे विकसित हो रही है। बौद्धिक क्षमता तो बहुत है, लेकिन जिसको हम कहें कि सौंदर्य बोध, इसका विकास होना अभी आवश्यक है, वो अभी विकसित नहीं हो रहा। अभी हम एक चीज को देखते हैं, प्रभावित होते हैं, उसकी नकल कर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा अपना मिला लेते हैं और हम एक नई चीज देने का प्रयास करते हैं, हम नया है कहते हैं। लेकिन यदि हम अपनी परंपरा से जुड़े तो हमें मालूम पड़ेगा कि वो सब पहले से होता आया है। हाँ बिल्कुल, और वैज्ञानिक है, होता है। और मजे की बात वो वैज्ञानिक हैं पूरा। जैसे नकल का अर्थ होता है जिसका कल नहीं होता, जिसका कोई कल नहीं है वो नकल है। बिल्कुल, उसका कोई कल नहीं है। लेकिन कला की जो लेकिन हाँ, आज की युवा पीढ़ी को ये समझना होगा कि नकल का कोई कल नहीं है। तो वो जो प्रामाणिक सौंदर्य बोध है, जिसको हम सौंदर्य बोध कहते हैं, जैसे अभी हम तीनों बात कर रहे हैं, हम बात करते हुए भी कुछ बातों को लेकर के हम में भिन्नता है, लेकिन फिर भी भिन्नता नहीं है। यही सौंदर्य बोध है, क्योंकि हम उस भिन्नता की भी बात कर रहे हैं और उस अभिन्नता की भी बात कर रहे हैं। यही सौंदर्य बोध है, यही सौंदर्य बोध है जो शाश्वत है, जिसको सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है। हाँ बिल्कुल, सत्यम शिवम सुंदरम बनने में इसको हजारों वर्ष लगे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2 वर्षों में नहीं हुआ है। और लेकिन बिगाड़ना तो हमारे हाथ में, हम तुरंत बिगाड़ सकते हैं तत्काल। लेकिन देखिए आज हम उस वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं जहां हम सत्यम शिवम सुंदरम को वो 1000 वर्ष में समझ पाए, तो हम 1 मिनट में समझ सकते हैं। 1 मिनट लगता है सत्यम शिवम सुंदरम को समझने में। जैसे नकल के बारे में अभी अपन ने समझा ना, जिसका कोई कल नहीं होता, तो नकल करना छोड़ देना चाहिए, असल में ही रहना चाहिए, है कि नहीं? तो वैसे ही सत्यम, सत्यम शिवम अवस्था का जी जी, किसी अवस्थानुकृतिर नाट्यम, जी अवस्था का अनुकरण ही नाट्य होता है। कुछ ये हम लोग नकल करते हैं, पहले नकल करके सीखते हैं, सीखते सीखते जब उसको करते जाते हैं और हमारा जब अनुभव बढ़ता है तो अनुभव के साथ में वो परिष्कृत होता जाता है। नहीं, वो नकल नहीं, वो नकल नहीं है, वो अनुकरण है। अनुकरण कह रहा हूँ, बिल्कुल। लेकिन पहले अवस्था, पहले नकल करते हैं, अनुकरण, अनुकरण करते हैं, पहले उसको नकल ही कहेंगे। आर्ट इज इमिटेशन, एरिस्टोटल ने भी कहा ना कि आर्ट इज इमिटेशन, कला क्या है? नकल करना है। तो नकल करने के चक्कर में हम उसको पहले नकल करते हैं, फिर उसमें परिष्कृत होते होते अपने, मैं समझता हूं कि जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसमें हमारा परिष्कार होता जाता है, हम समृद्ध होते जाते हैं और उसमें हमारे परिवर्तन आने लगता है। मैं आपको बताता हूं कि जो एक आराम, या जिसको हम कहें सुकून हमें जो किसी राग के आलाप में मिलता है, वो सुकून हमें तान में नहीं मिलता। जितने ठहराव से स्वर लगते हैं, जितने ठहराव से गान होता है, जितने ठहराव से वादन होता है, जितने ठहराव से नर्तन होता है, क्या बात, वो हमें आनंद देता है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्योंकि इसकी परिणति आनंद है, लेकिन गति इसकी परिणति नहीं है। क्या बात, क्या बात। यदि हम गति हम स्पीड के लिए अभी भाग रहे हैं, गति इसकी परिणति नहीं है, गति में आनंद नहीं है, गति में क्षणिक आनंद है। बिल्कुल, मतलब देखिए 1000 किलोमीटर की 1000 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं तो वो एक क्षणिक आनंद है, जैसे वो समाप्त हुआ वो खत्म हो गया उसका आनंद। लेकिन गति में मुक्ति, इस तरह की गति में मुक्ति नहीं है, वो ठहराव में ही मुक्ति है। ठहराव में ही मुक्ति है।
कला में तो जरूरी है, कला में ठहराव अत्यंत आवश्यक है। क्या बात है। ठहराव नहीं होगा तो वो आगे नहीं होगा। हम दूसरों को समझ में आए, दूसरे लोग समझें, दूसरे लोग उसका हमारी बात को समझें, हमारे इसको अप्रिशिएट करें, इसके लिए भी हम नर्तन करते हैं या नृत्य करते हैं, ये करते हैं, नाट्य करते हैं, तो वो कला नहीं होगी। मैं आपको एक प्राचीन श्लोक सुनाता हूँ। जी जी जी। विश्रांतिर यस्य संभोगे सा कला न कलामता, लीयते परमानंदे ययात्मा सा कला मता परा। क्या बात है। इसका भावार्थ भी आपके मुंह से सुना चाहूंगा। बिल्कुल, इसका भावार्थ भी एक बार और बोलो। हाँ, इसको एक बार और बोल के अपने मुखारविंद से भावार्थ भी बताइए। जी बिल्कुल बताता हूँ जी। विश्रांतिर यस्य संभोगे सा कला न कलामता। क्या बात। माने जिसकी विश्रांति, जिसका समापन सिर्फ, जिसको हम कहें कि मच्छर ने काटा खोजली हो रही है, उतना ही है। संभोगे का अर्थ यहाँ पे आनंद नहीं है। विश्रांति यस्य संभोगे, जो एक प्रकार का जो क्षणिक सुख है उसका वो है, तो वो कला नहीं है। लीयते परमानंदे ययात्मा, जो आत्मा को परमानंद की ओर ले जाए, सा कला मता परा, वो वह कला जो है श्रेष्ठ कला है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हमारे प्राचीन मनीषियों का यही उद्देश्य रहा। देखिए हमारे यहाँ आनंद की बात हुई है, परमानंद की बात हुई है, परमानंद की बात हुई है। हाँ, सुख की बात नहीं हुई है, क्योंकि जहाँ सुख नहीं, सुख क्षणिक है, सुख क्षणिक है, माने उसकी कालावधि निश्चित है। निश्चित है, बिल्कुल, इतने समय तक होगा। कालावधि निश्चित है कालावधि। वो 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, क्षणिक हो सकता है, वो 10 साल भी हो सकता है, लेकिन आनंद जो है, तो इसलिए परम आनंद की बात हुई है, जो परमानंद की ओर होता है। और साहित्य परमानंदे ययात्मा, जो आत्मा को परमानंद की ओर ले जाए, बिल्कुल बिल्कुल, वो कला है। बराबर। तो आज जितना भी हो रहा है वो मेरी दृष्टि से वो विश्रांति ही है, थोड़ी देर के लिए क्षणिक सुख है। हम लोग लगता है हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा है, लेकिन आप ये देखिए कि हम एक फिल्मी गानों की ही बात ले लेते हैं। आप पुराने फिल्मी गाने देखिए, वो आज भी हमारे मन में बसे हुए हैं। आजकल के गाने जो बहुत तीव्र गति से, उसमें बहुत सारा सब इतने सारे इंस्ट्रूमेंट और ये सब डला हुआ है, उसके बाद में भी वो दिमाग पर नहीं ठहरते, क्योंकि भूल जाते हैं, क्योंकि गति है। दूसरा गाना आ जाता है, दूसरा आ जाता है, वो गति है, गति। हाँ, गति मुक्ति नहीं है, वो मुक्ति नहीं है, ठहराव नहीं है। लकी आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ, मैं बस ये सर से, हमारे यहाँ बहुत दर्शक जुड़े हैं सर, वो नए दर्शक भी हैं, कुछ देख रहे हैं कि भरतनाट्यम के बारे में, तो आपका परफॉर्मेंस तो अभी हम देख नहीं सकते हैं, बस आप अगर आपका मुख अभिनय से, कुछ एक्सप्रेशन से थोड़ा सा भरतनाट्यम का मुद्रा वगैरह थोड़ा सा बताएंगे तो बहुत खुशी होगी हम लोग को। हाँ। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज और कह देना चाहता हूँ। 2 शब्दों का उपयोग होता है, मुद्रा और हस्त, है ना? हस्त और मुद्रा। हमारे यहाँ पे प्राचीन परंपरा में मुद्रा का उपयोग वैयक्तिक आनंद के लिए किया जाता था, जिसका संबंध तंत्र से होता था, वो मेरे सुख के लिए, मेरे लाभ के लिए होता था। लेकिन हस्तों का उपयोग जो किया जाता था वो सार्वजनिक होता था। इसके लिए मैं वो बता देता हूं कि हस्तेन अर्थम प्रदर्शयेत। क्या बात। हस्तों से अर्थ को प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए वो हस्त हैं। मुद्रा जो है वो स्वयं को आनंद देती है। मुद्रा का अर्थ होता है सांकेतिक, कुछ हस्त से, पैर से, शरीर से कुछ भंगिमा बनाना, वो मुद्रा है जी। वो सांकेतिक है और वो वैयक्तिक है, जैसे तांत्रिक मुद्रा। हम लोग पूजा करते हैं तो कई मुद्राएं बनाते हैं, धेनु मुद्रा बनाते हैं, शंख मुद्रा बनाते हैं। ये सब मुद्राएं, ये मुद्राएं कहलाती हैं, जो कालिका पुराण में वर्णित हैं। वो मुद्राएं, वो भी 108 मुद्राएं हैं।
अब उसके बाद यदि हम इसकी बात करें, नृत्य की बात करें, तो नृत्य में हस्त कहा गया है। अभिनय दर्पण कहता है कि आस्येन आलम्बयेत गीतम हस्तेनार्थम प्रदर्शयेत। सर हमारे पास सिर्फ 3 मिनट है सर, 3 मिनट है। हाँ, हाँ, जी जी जी। तो हस्तों से अर्थ का प्रदर्शन करना चाहिए। तो अभी ये असल में ये सब रख करके करने में दिक्कत होगी सर, थोड़ा बहुत बस। लेकिन मैं कुछ बता देता हूं। जैसे हम कुछ भाव को ही व्यक्त करेंगे। भाव में हमेशा स्थायी भावों की अभिव्यक्ति होती है, रस की अभिव्यक्ति नहीं होती, क्योंकि रस परिणति है, रस परिणाम है। तो मैं कुछ थोड़ा सा समझ लीजिए कि श्रृंगार, अद्भुत ये स्वभावगत और जातिगत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सर। हाँ, बहुत मतलब हम लोग तो ऐसे रह गए, आपका अभिनय देख के अभी मैं ऐसे फील हो गया कि क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल पुरुष का श्रृंगार दिखाया। बिल्कुल। और लकी अपन सर को और एक आध बार बुला करके केवल अपन मुख अभिनय ही है ना, क्योंकि इनसे बहुत सारी चीजें अभी वो करेंगे ई मंच के माध्यम से। तो बस समय तो यहीं तक है, और जाते जाते हम बिल्कुल आभार व्यक्त करते हैं प्रोफेसर प्रेमचंद जी का। और जाते जाते मैं ये भी बताना चाहता हूं हमारे दर्शकों को कि इनके पिता ने प्रेमचंद नाम क्यों रखा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद से वो बेहद मतलब प्रभावित थे उनके साहित्य से, और उन्होंने इनका ना ये जब हुए तो उन्होंने इनका नाम रखा प्रेमचंद। और मजे की बात देखिए कि जैसा नाम है वैसा गुण है। किस तरह से उन्होंने कला से प्रेम करके आज पूरे अपने प्रेम को कितने कम शब्दों में अधिक विस्तार किया है। ई मंच आपको नमन करता है सर, प्रणाम करता है, और आशा और विश्वास व्यक्त करता है कि इसी तरह ई मंच के कार्यक्रम में आप शरीक होते रहें और नई पीढ़ी को मार्गदर्शित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। मैं भी आप सब लोगों का आभारी हूँ, ई मंच का, आपका, लकी जी का और महेश जी का, और सबको धन्यवाद देता हूँ और वंदन करता हूँ। नमस्कार। थैंक यू सर। जी।